आपका स्वागत है टेक पीपल के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी नेबर कंट्री रशिया के बारे में। जी हाँ, आज हम रशिया की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सेंसरशिप, गवर्नमेंट, सोशल मीडिया यूसेज, इंटरनेट स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कंट्री में इंटरनेट कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करूं मैं इंटरनेट का, तो जी हाँ, रशिया में आपको 4G मिलेगा, आपको फाइबर ऑप्टिक मिलेगा, 3G 2G, जो सारी दुनिया में सारी डेवलप कंट्री या अच्छी अच्छी कंट्रीज में जितने भी इंटरनेट के ऑप्शन हैं वो सभी रशिया में देखने को मिलते हैं। रशिया एक अलग देश इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेट है, जो वेब है, वो काफ़ी अलग है इस दुनिया से। वहाँ पर रूनेट का बहुत ज़्यादा चलन है। अब जो लोग नहीं जानते रूनेट क्या है, रू मतलब RU रशिया और नेट मतलब इंटरनेट, मतलब रशियन इंटरनेट जो कि रशियन लैंग्वेज में होता है उसे रूनेट कहा जाता है। अब इसके ट्रेसेस डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब सब जगह देखने को मिलते हैं। और रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके लोगों का जो कंटेंट है वो डीप वेब पर बहुत ज़्यादा है। अगर आपने डीप वेब कभी एक्सप्लोर किया होगा या कभी आप डीप वेब पर गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर रशियन वेबसाइट्स और रशियन ब्लॉग्स और यूज़र्स की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर एक बड़े से बड़े जो भी ब्लॉगर्स हैं या कंटेंट पोस्ट करने वाले जो यूज़र हैं वो रशियन हैं और बहुतायत में हैं। आपको ये भी पता होगा कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हैकर्स बहुत पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने आए दिन सुना होगा कि रशियन हैकर्स ने ये हैक कर दिया, रशियन हैकर्स ने वो कर दिया, ये कर दिया। तो जो रशियन हैकर्स हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप इसीलिए हैं या इतने ज़्यादा इसीलिए हैं कि आपको पता होगा कि अमेरिका और रशिया के जो संबंध है वो कुछ अच्छे नहीं रहे हैं स्टार्टिंग से, अब भी कुछ खास नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ, इतिहास में हमें कई बार देखने को मिला है कि सोवियत यूनियन, रशिया, अमेरिका, ये आपस में जो नाम है काफ़ी दोस्ताना नहीं साबित हुए हैं, लेकिन इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये लोग तैयार रहते हैं कि इनके दोनों की तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपना डिफेंस, अपना बचाव वगैरह कर सकें। आपको पता होगा कि अमेरिका एक बहुत विकसित देश है, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और हैकर्स और ये सारी चीज़ें होती है, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। साइबर वॉरफेयर नाम की भी चीज़ भी होती है। चाइना भी इस चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर रहता है। तो रशिया के पास भी अपने हैकर्स हैं जो कि गवर्नमेंट बैक्ड हैकर्स थे। अब गवर्नमेंट बैक हैकर्स तो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन कई बार वो आउट ऑफ द वे जाकर भी काम करना शुरू कर देते हैं, तो इनकी तादाद वैसे बढ़ जाती है। अब बात करें 3G की, तो यहाँ पर 2008 में 3G आ गया था। 2010 में 3G हर एक सिटी में या जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं रशिया में वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया था और सभी लोग 3G का आनंद उठा रहे थे। जैसे जैसे 4G इंट्रोड्यूस कराया गया वो भी टाइम टू टाइम यहाँ पर 4G भी आ गया, 4G भी आ गया, 4G भी नहीं आ गया। अब बात करते हैं यहाँ के सोशल मीडिया यूसेज के बारे में। तो सबसे नंबर 1 पर सोशल मीडिया यूसेज में है वीकॉन्टैक्टे, ओडनोक्लासनिकी सेकंड नंबर पर है और थर्ड नंबर पर है फेसबुक। ओडनोक्लासनिकी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कभी। ये स्पेशल एक वेबसाइट है जिसे रशियन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वीकॉन्टैक्टे के बारे में तो मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर बता चुका हूँ कि कैसे ये एक रशिया का फेसबुक है और कैसे वहाँ पर काम करता है। मैं जाकर वहाँ पर अकाउंट भी बनाया था, तो वहाँ पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और मेरे कोई दोस्त नहीं है रशिया में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ पर दोस्त बनाने में, बात करने में। मैंने कुछ लोगों से वहाँ पूछा कि यहाँ कैसे काम करता है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर रशिया के लोग ही आते हैं, बाहर से लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंडिया से, साउथ इंडिया से काफ़ी लोग वीकॉन्टैक्टे पर जाते हैं। वीकॉन्टैक्टे पर वो भी लोग देखने को मिलते हैं जो मतलब इंडियन हैं और रशिया में रहते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत अगर रशियन आती है तो वो वहाँ से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ध्यान दें कि मैं चाइना के ट्विटर, वीवो के बारे में भी बात कर चुका हूं, तो उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की, कंट्रीज़ की सोशल मीडिया के बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस में बात की है, तो आप उस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। वीकॉन्टैक्टे, ओडनोक्लासनिकी और फेसबुक आपने ध्यान दिया होगा कि सारी दुनिया में फेसबुक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात करूँ नेपाल की, बांग्लादेश की, इंडिया की और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादातर फेसबुक इस्तेमाल होता है। क्या आपने सोचा है कि रशिया में फेसबुक ज़्यादा क्यों इस्तेमाल नहीं होता है? रशिया की जो गवर्नमेंट है वो आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन को आप कब से देख रहे हैं कि वो रशिया के हेड है, मतलब प्रधान, जो उनके मंत्री हैं या जो भी इनका प्रेसिडेंट या जो भी होता है, जो उनके हेड है कंट्री के, वो काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी सालों से। तो गवर्नमेंट में ज़्यादा बदलाव हुए नहीं और लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं उन पर, इसीलिए वो वहाँ पर आज इस पोजीशन पर हैं, क्योंकि वो रशिया के लोगों का भला चाहते हैं। राइट, सही बात है, सीधी बात है। ये भी बोलते हैं कि वो एक बहुत महान नेता हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, इसीलिए लोग उनको अपना आइडल मानते हैं और इसीलिए वो अपनी कंट्री को बहुत लंबे समय तक सर्व कर रहे हैं। राइट, तो भाई वहाँ पर क्या है, रूल्स, चाइना के कुछ रूल्स अडेप्ट करने की बात आई थी।
यह भी सुनने में आया था कि रशियन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है एक ऐसा फायरवॉल, जैसे चाइनीज फायरवॉल है, आपको पता है कि चाइना का जो इंटरनेट है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, अंदर की न्यूज़ बाहर नहीं जाती और एक आइसोलेशन का वहां पर एक माहौल रहता है। यही माहौल रेप्लिकेट करने की कोशिश रशिया ने भी की थी, लेकिन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, यूरोपियन ह्यूमन राइट या जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय या आप कह सकते हो पूरी एक संगठन होता है बहुत सारी कंट्री का मिलके, एक इंटरनेशनल एक लॉ भी होता है, कुछ चीज़ इंटरनेशनल पुलिस भी होती है जिसे इंटरपोल भी कहा जाता है। तो वहां पर यह देखा गया कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप ऐसे किसी को रोक नहीं लगा सकते, सेंसरशिप नहीं कर सकते, किसी को कोई वेबसाइट ब्राउज करने से रोक नहीं सकते। तो ये जो सरकार की कोशिश थी वो नाकाम हो गई रशिया में। लेकिन रशियन गवर्नमेंट पूरे तौर से चाहती है कि रशिया का जो इंटरनेट है वो आइसोलेटेड रहे, इसीलिए रशियन गवर्नमेंट ने वी कॉन्टैक्टे और ऐसी बहुत सारी रशियन वेबसाइट्स को बढ़ावा दिया है और ज़्यादातर वो लोग वही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा कि टेलीग्राम नाम का एक इंस्टेंट मैसेंजर है जो कि व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका ओरिजिन भी रशिया है और रशिया में लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप की जगह और वी कॉन्टैक्टे इस्तेमाल करते हैं फेसबुक की जगह। ये इसीलिए क्योंकि उनका डेटा उनके देश में रहे और वो एक आइसोलेशन का माहौल, जैसे मैंने आपको बताया, वो बना सकें। मैं आपको बता दूं कि रशियन गवर्नमेंट और जो उनके टेलीकॉम की जो भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन के हार्डवेयर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप जितनी भी टेलीकॉम कंपनी वहां पर है, मेगाफोन या जितनी भी वहां पर चलती हैं, तो वहां पर आपको ये हार्डवेयर लगाना है ताकि बिना वारंट के, मैं दोबारा दोहराता हूं, बिना वारंट के सरकार वहां पर ये चेक कर सके वेब ब्राउजिंग एक्टिविटीज, कॉल लॉग्स और मैसेजेस जो भी आप भेज रहे हो या जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है तो सरकार बिना वारंट के वहां पर ऐसे केस में उनको इंटरनेट ट्रैफिक के मेटा डेटा को फेच कर सकती है और चेक कर सकती है कि जो नागरिक हैं वो किस तरीके की और क्या बात कर रहे हैं, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं या नहीं। बिना वारंट के कर सकते हैं तो इसमें काफ़ी रिस्क भी हो सकता है और सरकार बेसिकली जो चाहे वो कर सकती है। तो वहाँ पर जो फ्रीडम हाउस और बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो रैंकिंग दी है फ्रीडम की, इंटरनेट फ्रीडम की, वो रशिया में देखा जाए तो औसत से बहुत कम है। मतलब वहाँ पर इतनी फ्रीडम इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलती और आप सरकार के खिलाफ या किसी भी ऐसी चीज़ के खिलाफ फ्रीली नहीं बोल सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे भारत में आपको देखने को मिलती है, इसीलिए भारत को एक बहुत अच्छा देश कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन आगे आप बहुत सारे देशों में देखोगे तो आपको इतनी बोलने की परमिशन नहीं होती, जो कि एक बहुत खतरे वाली बात है और ये समाज के लिए और इंसानों के लिए और ठीक नहीं है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखा जाए तो। और मैं आपको बता दूं कि 2018 में एक सर्वे किया गया था जिसके हिसाब से 80% रशियंस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या उनके पास मोबाइल कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में इंटरनेट है। और अगर स्पीड के हिसाब से बात की जाए ब्रॉडबैंड की, तो पूरी दुनिया की रैंकिंग के हिसाब से 47th पोजीशन पर आता है रशिया। अगर बात करें मोबाइल इंटरनेट की तो वो काफ़ी पीछे है, 100 कुछ रैंकिंग में आता है। मतलब मोबाइल इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है अगर बाकी सारी कंट्रीज के साथ आप कंपेयर करेंगे तो। इनके यहाँ पहली बार कंप्यूटर कब आया था? इनके यहाँ 1952, बहुत पहले जो बेसिक कंप्यूटर या उस जमाने की जो आधुनिक मशीन आप कहते हैं वो आई थी। सोवियत यूनियन के हिसाब से आप सोवियत यूनियन कह सकते हो या रशिया कह सकते हो, तो बहुत पुरानी बात है। वो आई थी किस चीज़ के लिए? वो ऑटोमेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब मिसाइल सिस्टम जो होता है। मैं कोई हथियारों का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, उसके लिए तो आपको श्री श्री टोनी स्टार्क से बात करनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। तो देखो वहाँ पर जो मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें पहले इस्तेमाल किया गया था मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल। आपको पता होगा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, हालांकि टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है। वेपन टेक्नोलॉजी, मतलब आपको पता होगा AK-47, बड़ी बड़ी मिसाइलें और जो वेपन सिस्टम होता है, रडार सिस्टम जो होता है, एंटी मिसाइल, एंटी रॉकेट, ये सारी चीज़ें रशिया बहुत बनाता है। मतलब रशिया एक मैन्युफैक्चरर है बहुत सारे वेपन्स का। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रशिया से वेपन्स वगैरह लेती हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम लेती हैं, ड्रोन्स लेती हैं, और भारत भी उनमें से एक है। हमारे यहाँ से जो फाइटर प्लेन या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रशिया से खरीदी जाती हैं। हमारे जो संबंध है रशिया से वो बहुत अच्छे हैं, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। तो रशिया जो कंट्री है वो काफ़ी पसंद आती है भारत को, और भारत के लोग भी वहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ से डॉक्टर बनने के लिए मॉस्को जाते हैं। जी हाँ, भारत से बाहर जाकर डॉक्टर बनने का जो सिलसिला है उसमें अगर सबसे पहली कोई सिटी या कोई जगह का नाम आता है वो मॉस्को आता है। यहाँ से लोग जाते हैं मॉस्को में, डॉक्टर बनते हैं और फिर यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं या वहाँ पर भी बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज़ चलती है।
अब बात करते हैं इंटरनेट के पैसे का, मतलब इंटरनेट कितना सस्ता मिलता है वहां पर। मैंने आपको बताया सोशल मीडिया क्या इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट वहां पर मॉडरेट प्राइस है, मतलब वहां जिस हिसाब से लोगों की इनकम है उस हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेट ठीक ठाक मिलता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है भारत की तरह। बहुत ही नॉर्मल आपको इंटरनेट प्राइस मिलते हैं और ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर पाते हैं। लाइक ज़्यादातर लोग ऐसे पूरा अंधाधुंध डाउनलोड तो नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो वहाँ पर है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि लोग अफोर्ड ना कर पाएं, तो ये चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं वहाँ के इन्वेंशन की। तो सोलर सेल का जो इन्वेंशन हुआ था स्टार्टिंग फेज में वो रशिया में हुआ था। मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स रशिया में बने थे। ट्रांसफॉर्मर जो जिसकी मदद से आपके घर में शायद अभी बिजली आ रही होगी, वो भी रशिया में उसका इन्वेंशन हुआ है। ग्रेन हार्वेस्टर जो एक मशीन होती है जो गेहूं निकाले जाते हैं, जिससे जो फील्ड में चलती है, अगर आप देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं अमेरिका और अलग अलग देशों में, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी रशिया से हुई थी। तो रशिया में बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं और वेपन टेक्नोलॉजी तो वहाँ की काफ़ी एडवांस मानी जाती है। जब रशिया और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे तो अमेरिका ने खुद अपनी जो M41 जो M4 असॉल्ट राइफल है वो बनानी शुरू की थी। उससे पहले पूरी दुनिया में AK-47 कलाशनिकोव जिसे कहा जाता है, या ये वेपन ही इस्तेमाल होते थे, क्योंकि जो विश्व युद्ध हुआ, अब देखो थोड़ा हिस्ट्री की क्लास जैसा लगेगा लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ रशिया कंट्री के बारे में। अब कंट्री के बारे में बात हुई तो बात करना ज़रूरी है। तो जो रशियन वेपन है वो पहले पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जब जिन लोगों का रशिया से मतलब पंगा हो गया तो वो रशियन वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके एथिक्स के अगेंस्ट है। आप दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए दुश्मनों के बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये उनके एथिक्स और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। इसीलिए अमेरिका ने अपने वेपन्स डेवलप करने शुरू किए। अब अमेरिका का एक अलग वेपन सिस्टम है और वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, अपने भी बहुत सारे वेपन्स बनाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है ऐसा कि जब किसी कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो हम उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या उनके बनाए गए वेपन्स को हम नहीं लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में जर्मन शेफर्ड डॉग है तो फिर जर्मनी के लोगों को जब लड़ाई हुई थी, जब विश्व युद्ध में जब सर हुई थी, तो जो जर्मन शेफर्ड थे जो दूसरी पार्टी के पास थे, उन्होंने उन जर्मन शेफर्ड का नाम चेंज करके अल्सेशन रख दिया था, क्योंकि जो उनके दुश्मन थे वो जर्मन्स थे और वो उनके नाम पे अपने डॉग्स का नाम नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने उस ब्रीड का नाम ही चेंज करके अल्सेशन रख दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पर डॉग्स की बात तो होती ही रहेंगी, डॉग लवर्स भी होंगे, उनको पसंद आया होगा ये फैक्ट। अगर आपको रशिया की ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है यार रशियन। अगर आपने कभी एक्सप्लोर किया होगा डीप वेब, डार्क वेब को, तो रशियन कंटेंट बहुत ज़्यादा। इनके अलग ब्लॉग्स होते हैं, इनके अलग हैकर्स होते हैं, इनके अलग कोडर्स, प्रोग्रामर्स और सारे लोग, और रशियन हैकर्स को बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि वहाँ पर ये कल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे किस्सों के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या खतरनाक चीज़ें हुई हैं, कैसे वहाँ पर चीज़ें काम करती हैं, आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा, नॉलेज दूंगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जितनी भी चीज़ मैंने बोली है ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों को या बच्चों को कॉलेजेस में हिस्ट्री क्लास में कंबाइंड पढ़ाई जाती है। मैंने कोई अलग बात नहीं बोली, मैंने कुछ नया नहीं बोला। ये सारी चीज़ें विकिपीडिया पर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी बताई गई हर एक चीज़ विकिपीडिया पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेट पर अगर आप जानकारी लेना चाहें तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं अच्छा स्पीकर हूं, मैं अपनी इनपुट डाल के आपको सुना पाता हूं, लेकिन अगर आपको नॉलेज और एक्स्ट्रा लेनी है तो आप मेरा इंतजार मत कीजिए, आप खुद भी रिसर्च कीजिए और इस दुनिया में जानकारी लीजिए कि अलग अलग। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या है? मैं ये देख रहा हूं कि YouTube में जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर सीमित होकर रह गई है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं मोबाइल फोन रिव्यू करने का, जी नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको मोबाइल फोन रिव्यू नहीं करने चाहिए, आपको करने चाहिए। मेरे को गलत ये लगता है कि हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी के नाम पर हर दूसरा चैनल मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहा है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल फोन तक ही है? मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फोन रिव्यू करने वाले चैनल मतलब खराब हैं, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कौन से नए मोबाइल फोन है क्या नहीं है। लेकिन जब ये मैं देखता हूं कि सब इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अब मैं उन सबको नहीं बोल सकता, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। तो अगर मैं इस चीज में बदलाव लाना चाहता हूं तो मुझे चेंज लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि क्राइम नहीं है मोबाइल फोन के बात करना, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा अलग कंटेंट दे पाऊं ताकि इस पूरे इकोसिस्टम में मैं एक बैलेंस क्रिएट कर पाऊं।
जब उस तरफ सारे मोबाइल फ़ोन हो जाएं और इस तरफ मेरे जैसे कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएं जो सही टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया और साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, तो बहुत मज़ा आएगा। यूट्यूब एक बहुत अच्छी प्लेस हो पाएगी, बहुत मज़ा आ पाएगा। और मैं आप लोगों को ऐसे प्रेरित करता हूं और आगे कोशिश करता हूं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में भी सीखें, रिसर्च करें, बातें करें, वीडियोस बनाएं ऐसी, और आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आपको आसान भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।